हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को साइंस से बहुविकल्पीय जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके आने की संभावना 100% है, मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन 50 क्वेश्चंस को 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लो। इससे ज़्यादा आपको साइंस में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप ये 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो आपका बोर्ड परीक्षा में 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, वो तैयार हो जाएंगे। इन्हीं 50 में से उनको आना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इनको एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपका सपना है साइंस में 70 में से 70 नंबर लाने का, तो इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं तथा उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1, Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, अगर इनका हम अभिक्रिया करवाएंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है, इनका जो समीकरण बनेगा अभिक्रिया होने पर, तो कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो, मैंने पढ़ा दिया बहुत बेहतरीन ढंग से, कि देखिए यहाँ पर जो है Al2 और ठीक है O3 का विस्थापन हो गया है यहाँ पे Al2 में, तो संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ O3 का विस्थापन हो गया है Al2 के साथ यहाँ पे, ठीक है, और 2Fe अकेला बचा, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, और हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, यानी जैसे कार्बन है, अगर हम इसको वायु में जलाएंगे, ठीक है, तो वायु में क्या होता है O2, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, CO2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जब कोई जो है नई चीज नहीं बनती है, यानी पहला और दूसरा जो अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है, जब वो एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपका है। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, यानी लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हमें लिखना है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो बच्चों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, और बी पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। H2S का pH मान है। अब देखो बच्चों, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। तो H2S का मान कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो 0, 7, 7 से कम या फिर 7 से अधिक। तो किसी भी जो है विलयन का मान जो है अम्लीय तब होगा जब वो 7 से कम होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो अम्ल को दर्शाता है, यानी इसका मान 7 से कम होगा, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, और इस पर हम टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। तो H2 यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो आपके ऑप्शन है 2, 1, 3 और 0। तो आप 2 पे टिक करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या H2SO4 में 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं बच्चों। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसको हम जीवाणु रहित बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, CaOCl2, यानी ये बच्चों आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, फिटकरी, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो ध्यान रखना, जब भी जो है पानी को शुद्ध करना होता है तो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, और इस पर हम लोग टिक करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। धावन सोडे का रासायनिक नाम है। देखो बच्चों, रासायनिक नाम पूछ रहा है धावन सोडे का, यानी धोने वाला सोडा, जैसे घरों में यूज होता है ना निरमा वगैरह, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका नमक हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो बच्चों धामन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने वाला सोडा होता है। चलिए, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणु सूत्र है। इसमें देखो रासायनिक नाम पूछ रहा था इससे पहले, अब अणु सूत्र पूछ रहा है, यानी रासायनिक सूत्र। तो NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों खाने वाले सोडे या मीठे सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अणु सूत्र यानी AHCO3, यानी ऑप्शन सी सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। एंटीमनी या फिर आर्सेनिक, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो एंटीमनी या आर्सेनिक जो है वो है क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु। तो बच्चों जो एंटीमनी या आर्सेनिक होता है इसमें धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए आपका उपधातु है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, यानी किस धातु को हम ठंडे जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देगी। तो Ag, ठीक है, यानी आपका जो चांदी है, Al, ठीक है, पोटेशियम या फिर कापर। तो बच्चों जब भी कापर का हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी, क्योंकि जब कापर की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ होना चाहिए 2K + 2H2O, ठीक है, तो यहाँ हो जाना चाहिए 2KO 2 + H2। ये देखो ये गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। तो जब भी पोटास के साथ आप क्रिया कराएंगे ठंडे जल की तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, यानी इसमें से ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। ठीक है, तो आपका आयरन है, जिंक है, कापर है और मैग्नीशियम है। तो बच्चों कापर कभी भी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। फफोलेदार कापर है, यानी फफोलेदार कापर किसे कहते हैं, शुद्ध कापर को, कापर का अयस्क, ठीक है, या फिर कापर की मिश्र धातु, या फिर कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। तो बच्चों जिस कापर में 2% अशुद्धियां होती हैं उसे फफोलेदार कापर कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगली प्रश्न संख्या को। अब प्रश्न संख्या आपका 13 है, ध्यान से देखिए। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन में परमाणु की संयोजकता बच्चों 4 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन, ठीक है, ध्यान दीजिए, एन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, इन जिसमें डबल बॉन्ड हो और आइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए इन है ना जिसमें डबल बॉन्ड हो, हमें उसी को ढूंढना है। देखो पहले में 3 बॉन्ड है, बी में डबल बॉन्ड है, सी में सिंगल है और डी में भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों इन डबल बॉन्ड होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान रखिए एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका इन पूछ रहा है ना एल्कीन, तो आप बी पे टिक करोगे, इसमें देखो डबल बॉन्ड है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, यानी कीटोन समूह किस यौगिक में है। तो ध्यान से देखिए H सिंगल बॉन्ड, CH और वो ग्रुप है, ठीक है, CH3CHO, CH3COHO और CH3CCH3O। तो बच्चों कीटोन ग्रुप देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3C, ठीक है, CH3, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 है, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है, यानी जितने भी यौगिक होते हैं उनका एक जो है IUPAC नाम दिया होता है, इंटरनेशनल नेम। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनाल, प्रोपेनाल। तो बच्चों एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनोन, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इस पे टिक करेंगे। ठीक है, मैं बिंदी रख दे रहा हूं, तो आप लोग क्या करना, आप लोग टिक कर लेना, सारे प्रश्नों को नोट करके टिक कर लेना। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने हैं सारे के सारे सब सिलेक्टेड और बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सबको ध्यान से पढ़िए।
तो एथिल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम है मेथेन एथेनल एथेनॉल प्रोपेनॉल, तो बच्चों एथेनॉल बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, एथिल एल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो अगर स्वपोषी परपोषी नहीं पढ़ा हो तो आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे जितने पेड़ पौधे होते हैं सब स्वपोषी होते हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इसमें उपयुक्त सभी लगाएंगे। प्रश्न संख्या 19 को देखिए ध्यान से। यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत आपका जो लीवर है वो स्रावित करता है लार, तो लार तो मुंह से स्रावित होता है। जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। पित्त रस जिसको बिलरुबिन बोलते हैं बच्चों, ये पीले रंग का एक रस होता है, ठीक है, जो स्रावित होता है कहाँ से, लीवर से, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जठर रस स्रावित होता है, यानी जठर रस जब गैस्ट्रिन ग्लैंड एक्टिव होते हैं ना तो जठर रस को स्रावित कराते हैं, गैस्ट्रिन जूस को, गैस्ट्रिक जूस को। तो ये अग्न्याशय से, छोटी आंत से, अमाशय से, बड़ी आंत से। तो बच्चों जैसे भोजन आपके अमाशय में जाता है तो गैस्ट्रिन ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वहां से जठर रस स्रावित होता है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। ध्यान रखना, पित्त रस यकृत से, जठर रस अमाशय से। चलिए प्रश्न संख्या अब 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, ठीक है, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो बच्चों हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, ठीक है, यानी हीम के जो कण होते हैं ना वो O2 एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, O2 और CO2, तो श्वसन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, यानी जिसको बेस में या कक्ष बोलते हैं, तो वेशमों, कक्षों या फिर कोष्ठों की संख्या होती है 1 2 3 4। तो बच्चों 4, 2 आलिंद और 2 निलय, तो टोटल कितने होंगे? 4, 4 चेंबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 23 को देखिए ध्यान से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? जल वहन का, भोजन वाहन का, अमीनो अम्ल वाहन का, ऑक्सीजन वाहन का। तो बच्चों जल को ले जाने का काम करता है जाइलम, जड़ों से पत्तियों तक, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वृक्कों का कार्य संबंधित है, अगला प्रश्न है वृक्कों का कार्य संबंधित है, यानी जो किडनी होते हैं उनका क्या काम होता है? पोषण, पोषण तो बिल्कुल नहीं करता। श्वसन, अब किडनी से कहाँ श्वसन होगा? उत्सर्जन, ठीक है, यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं शरीर के उनको उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। परिवहन भी नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। फ्लोएम द्वारा भोजन का रूपांतरण होता है, यानी जो फ्लोएम होता है ना भोजन का वाहन करता है, लेकिन वो किसका रूपांतरण करता है, किस रूप में? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो बच्चों आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमें फलों से, पौधों से जो है क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है, ठीक है, तो सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज और सुक्रोज यानी सुक्रोज के रूप में भोजन का रूपांतरण होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो है रिस्पॉन्सिबल है किन चीजों के लिए? सोचने के लिए, ठीक है, मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना, हृदय स्पंदन करना, यानी जो दिल का धड़कना है वो भी, शरीर संतुलन के लिए उपयुक्त सभी। तो बच्चों मस्तिष्क एक ऐसा जो है शरीर का अंग है कि जब वो सिग्नल देता है तभी सारे अंग अच्छे से काम करते हैं, तो सब के लिए जो है ये उत्तरदायी है, यानी इसमें उपयुक्त सभी आप टिक करेंगे, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधों का हार्मोन, पादप माने पौधा, तो इनमें से कौन सा पौधों का हार्मोन है? इंसुलिन, इंसुलिन आपके आग्नेयाशय से रिलीज होता है, यानी मनुष्य का। थायरॉक्सिन, ठीक है, ये भी आपका जो है मनुष्य का हार्मोन है। एस्ट्रोजन महिलाओं का हार्मोन। साइटोकाइनिन, तो बच्चों पौधे में जो हार्मोन्स होता है वो होता है साइटोकाइनिन, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादा लिंग हार्मोन, ठीक है, जो फीमेल, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स है, इनमें से क्या है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इंसुलिन तो पुरुष और महिला दोनों में होता है, एंड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन्स है, इसी के वजह से जो है, ठीक है, महिलाओं में जो है फीमेल के लक्षण होते हैं। तो एस्ट्रोजन यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही महिला को पुरुष से भिन्न बनाता है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी अगर
थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने T3 T4 हार्मोन्स का नाम सुना होगा। तो घेंघा रोग, रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग, बेरी बेरी रोग। तो बच्चों रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बच्चों आप देखते हैं 30 को। प्रश्न संख्या 30 है आपका। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 30 है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। अमाशय आपका पेट है तो यहाँ से बच्चों गैस्ट्रीन जूस निकलता है, गैस्ट्रीन हार्मोन। यकृत से पित्त रस निकलता है, वृक्कों से, किडनी से कोई जो है हार्मोन नहीं निकलता है। अग्न्याशय यानी ऑप्शन डी यानी पैनक्रियाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, यहाँ से आपका बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी डीएनए के जो दोनों तंतु होते हैं किस बंध से बंधे होते हैं? हाइड्रोजन आयनिक पेप्टाइड सहसंयोजी। तो बच्चों डीएनए के दोनों तंतु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी मानव में जो है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, ये भी है। गर्भाशय यानी यूट्रस भी है, अंडाशय यानी ओवम भी है। शुक्रवाहिका ये पुरुषों का है, पुरुषों का जनन तंत्र है, तो ये महिलाओं में नहीं होता, इस पे हम टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, मुकुलन पाया जाता है, यानी मुकुलन पाया जाता है किसमें? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी। तो बच्चों मुकुलन हाइड्रा में होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 34, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? यानी मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था ना, वो किस पौधे पर किया था? टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो बच्चों मेंडल ने, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंडल को पता होगा, मटर पे अपना प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यक्स वाई, यक्स यक्स, वाई यक्स। तो बच्चों यक्स यक्स महिलाओं में होता है और यक्स वाई पुरुषों में होता है। वाई और यक्स सिंगल कभी नहीं होता, जब भी होता है हमेशा जोड़े में होता है। तो नहीं, यक्स वाई जो है पुरुषों का गुणसूत्र है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, और डबल यक्स महिलाओं का है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? यानी इनमें से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करेगा? तो स्मॉल टी टी, ठीक है, टी टी, और स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर कैपिटल आर आर आर। ठीक है, तो आपका शुद्ध जो है गोल बीजों को प्रकट करता है कैपिटल आर आर, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो ध्यान रखिए अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है उत्तल दर्पण की, तो उसकी वक्रता त्रिज्या हमेशा 2 गुनी होती है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है तो क्या होना चाहिए? 10, 20, 30, 40, यानी 20 सेंटीमीटर। दोगुना क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वो दर्पण है, यानी अगर कोई दर्पण लगा है शीशा तो वो हमेशा प्रतिबिंब को सीधा बनाएगा, तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो बच्चों ध्यान रखिए समतल और उत्तल दोनों दर्पण प्रतिबिंब को सीधा बनाते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो देखो आपके पास ऑप्शन दिया गया बच्चों, 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इस पे हम लोग टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 40 को देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कोई जो है उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता, तो उसका जो है उसकी क्षमता क्या होगी?
2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस 2 0.02 डायोप्टर या फिर माइनस 0.02। तो बच्चों आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, प्लस 2 डायोप्टर होगी उसकी क्षमता। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? +2 डायोप्टर। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी सबसे निकटतम दूरी क्या है मानव नेत्र की? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो बच्चों निकटतम दूरी जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी जो अगर कोई प्रिज्म है तो उसमें किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या फिर लाल रंग का? तो बच्चों बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है और इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 43। विद्युत धारा का यसाई मात्रक है। ठीक है, यानी विद्युत धारा जो है उसका यसाई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके कूलाम, एम्पियर, जूल या फिर ओम। तो बच्चों विद्युत धारा का जो यसाई मात्रक है वो एम्पियर है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 44। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, किसी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, किसी भी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही आदान प्रदान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, उनका जो है आपस में, ठीक है, वो उनका प्रवाह नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपका ऑप्शन ए सही है और इसी पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक है, यानी विद्युत ऊर्जा है उसका इकाई मात्रक क्या है? वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा या फिर किलोवाट घंटा। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक किलोवाट घंटा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁻3, 3.6 इंटू 10⁻4, 3.6 इंटू 10⁻5 या फिर 3.6 इंटू 10⁻6। तो बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁶, ठीक है, जूल होता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए। एक अश्वशक्ति बराबर है, यानी एक जो हार्स पावर होता है ना, मशीनों की क्षमता किस में मापते हैं? हार्स पावर में, अश्वशक्ति में। तो एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या फिर 756 वाट। तो बच्चों एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजन है ना जो चक्की वगैरह पे लगे होते हैं, तो उसमें कहते हैं भैया 10 हार्स पावर का इंजन है, 8 हार्स पावर का है। तो यानी हम जो मशीनें होती हैं उनकी क्षमता, उनकी शक्ति को अश्वशक्ति में मापते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अगर कोई भी गतिमान आवेशित कण है तो क्या उत्पन्न करेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो गतिमान आवेशित कण होगा वो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच संबंध है फाई बराबर बी इंटू ए, बी बराबर फाई इंटू ए बराबर बी इंटू फाई या फिर ए बी फाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों फाई बराबर बी इंटू ये संबंध होता है। ठीक है, यानी फ्लक्स बराबर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा छेद गुणे क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 50 यानी आखिरी प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो ध्यान रखिए बच्चों, आहार श्रृंखला का मतलब होता है जो एक दूसरे को खाते रहते हैं, यानी घास को गेहूं, ठीक है, घास को गेहूं नहीं खाता तो ये बिल्कुल गलत है। घास को बकरी खाती है तथा बकरी को मानव खाता है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा भी देख लीजिए, बकरी को गाय खा नहीं सकती, तो ये भी गलत है।
घास को मछली नहीं खाती और मछली को बकरी नहीं खाती, यानी ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी कुल मिला के सही है और इसी पे टिक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 50 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको तैयार कर लो, रट लो अभी से, क्योंकि 20 नंबर का प्रश्न इसमें से कन्फर्म है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।